दोस्तों, कल 15 अगस्त था। हम भारतवासियों के लिए सबसे खुशी के दिन की याद। आज से ठीक 79 साल पहले हम लोग विदेशियों की राजशाही के गुलामी की जंजीर को तोड़कर होम रूल यानी आज़ादी और खुद का शासन यानी लोकतंत्र की खुली हवा में सांस लिए थे। हम इस आज़ादी के दिन को हर साल 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम, हौसले और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस उत्सव का एक अहम हिस्सा है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा किया। इस साल लाल किले से दिया गया इनका 13वां संबोधन था। नरेंद्र मोदी ने अपने 76 मिनट के भाषण में क्या गंध मचाई कि दोपहर से लेकर रात तक तमाम सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनलों में इसकी निंदनीय समीक्षा होती रही और सुबह होते होते विदेशी अखबारों की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी आ गई। यानी देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषण की फजीहत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी पिछले सालों की तरह इस साल भी लाल किला पर गए थे डंका बजाने, मगर वहां जाकर डुगडुगी बजाने लगे। प्रधानमंत्री जब जब फिसलते हैं तो उनका गोदी मीडिया उनको लपक कर उठा लेता है। कोई हाथ पकड़कर खड़ा करता है तो कोई पैर पकड़कर। लेकिन इस बार ये इतनी बुरी तरह से फिसले हैं कि तमाम गोदी मीडिया इनको उठाने में समर्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी का भाषण मैंने भी सुना है और आपने सुना ही होगा, और आपने विभिन्न चैनलों पर इसकी समीक्षा भी सुनी होगी। मेरे बताने के लिए या समीक्षा करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, मगर मैंने जो देखा और जो महसूस किया, चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया ये देश का पहला भाषण है जिसमें महात्मा गांधी का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया, और जिस शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि करना चाहिए था, वो दूसरा शब्द है नौकरी। नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण के आखिरी हिस्से में कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र किया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र इन्होंने किया था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इन्होंने क्यों नाम लिया, क्योंकि जो आरएसएस की राजनीतिक इकाई थी जनसंघ, जो वर्तमान समय में भाजपा नाम से जानी जाती है, इसके वे फाउंडर थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान क्या था, एक दिन के लिए भी वे जेल नहीं गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका ये योगदान था। हाँ, सन 1953 में इन्हें भारत सरकार ने कुछ दिन हिरासत में रखा था। वो कश्मीर मुद्दे पर 370 धारा की ये मुखालफत कर रहे थे, उसके संबंध में। दूसरों का राष्ट्र प्रेम चेक करने और देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले नरेंद्र मोदी को कल पूरे राष्ट्र ने देख लिया कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति इनके दिल में कितना सम्मान है और इसको लेकर कितने सजग, जागरूक और ईमानदार दिखते हैं। किसी ने कहा है कि 10,000 रुपये का सूट पहनने वाला, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 10 पैसे की भी अक्ल हो। कल नरेंद्र मोदी ने इस कथन को साबित करके दिखा दिया। इन्होंने 15 अगस्त के लिए एक जैकेट सिलवाई थी जिसको पहनकर वो
लाल किला पहुँचे थे। उसके ऊपर उन्होंने छोटा सा तिरंगा भी टांक रखा था। ये तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज न होकर ये आयरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज था। कुछ लोगों का कहना है कि अपने ही राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने उल्टा टांग दिया था। ये सब बातें बकवास हैं। मेरा सीधा मानना है कि ये आयरलैंड का झंडा था, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा चक्र भी बना होता तो मैं इसको तिरंगा मानता। आप आयरलैंड के राष्ट्रीय ध्वज से इसकी तुलना कर लीजिए। आयरलैंड के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद पट्टी में कोई चिन्ह नहीं बना हुआ है। अब दूसरी तरफ देखिए, 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि हर स्कूल वाले बड़े हौसले के साथ ये जश्न मनाते हैं और बच्चों की फेरी भी निकालते हैं। मगर प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बीजेपी शासित राज्यों में दोपहर के समय जबरी प्रभात फेरी निकलवाई जाती है। इसके लिए सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से यूपी और बिहार के अलग अलग हिस्सों में धूप की वजह से बच्चों को बेहोश होकर गिरने की अनेकों घटनाएं दर्ज की गई। यानी एक राजा को खुश करने के लिए बच्चों की बलि मंजूर है। और दूसरी तरफ राजा के कारिंदे क्या कर रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें नरेंद्र मोदी अपना बॉस कहते हैं, वे उल्टा झंडा उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अपने भाजपा कार्यालय में तिरंगा की जगह पे भाजपा यानी पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह पर पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है। क्या ये बीजेपी के इन जिम्मेदार लोगों को ये पता नहीं है कि आज के दिन तिरंगा फहराना है या पार्टी का झंडा? सब पता है, मगर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारे ऊपर जो आका बैठे हैं वे हमें बचा लेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम चाहे राष्ट्रीय ध्वज का कितना भी अपमान कर लें, राष्ट्र ध्वज इन लोगों के लिए महज 2 गज का कपड़ा है, जिससे वह चाहें तो नाक भी पोंछ सकते हैं। और बीजेपी के नेता को नाक पोंछते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। और अभी हाल ही में जंतर मंतर पर एक पुलिसकर्मी तिरंगे से नाक पोंछता हुआ देखा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। बताइए, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए कोई इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई? इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। आज जनता को सब कुछ साफ साफ दिख गया। आज से ठीक 13 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बोला गया एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये देश के सबसे विनाशकारी प्रधानमंत्री साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के इस भाषण में हिंदी शब्दकोश में एक नए शब्द का इजाफा किया है, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल ये महज एक शब्द नहीं है, बल्कि राष्ट्र के विनाश के लिए तैयार किया गया एक सूत्र है। देश के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी
लोग हैं जो हक की आवाज़ उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं और इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं। उनकी नज़र में ये लोग दिमागी नक्सल हैं। ये लाल किले से दिया गया एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए और तमाम प्रशासन के लिए कि इस तरह के लोगों से अब निपटा जाएगा। नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान खुद तो जेन जी से डरे हुए, खौफज़दा नज़र आ रहे थे और जेन जी को फुसलाने, पुचकारने और सपने दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ चेहरे पर 12 बजा हुआ था और हारे हुए जुआरी की तरह दिख रहे थे और दूसरी तरफ देश के बुद्धिजीवियों को डराने की कोशिश कर रहे थे। वरना यही नरेंद्र मोदी अब तक लाल किले से खूब दहाड़ते थे, खूब सीना ठोकते थे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात करते थे और पीओके को दोबारा हासिल करने की बात कर रहे थे और विश्व गुरु की छवि के साथ 56 इंची सीना के साथ एक अकेला सब पर भारी का संदेश देने की कोशिश करते थे। आपने आज़ादी के पावन पर्व को भी घटिया राजनीति का जरिया और झूठ बोलने का हथियार बना लिया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि 2014 तक देश में 350 यूनिवर्सिटी थे और मैंने 12 साल में 650 यूनिवर्सिटी बनाई है। इस तरह लगभग 1000 यूनिवर्सिटी आज देश में हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त 760 यूनिवर्सिटी भारत में थी, जो सभी सरकारी यूनिवर्सिटी थी। वर्तमान समय में 650 सरकारी यूनिवर्सिटी है और 550 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी श्रेय अपने खाते में डालना चाह रहे हैं। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, लगभग 1 लाख प्राइमरी सरकारी स्कूल बंद करने का अपयश आपके खाते में ज़रूर डाला जाएगा, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में लगभग 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप एक तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दे रहे हैं, जैसे गलगोटिया टाइप, और दूसरी तरफ सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद करा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या बच्चे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेंगे या किसी दूसरे ग्रह से बच्चे मंगाए जाएंगे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। दोस्तों, मैं कभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के लिए आपसे आग्रह नहीं करता था, क्योंकि जिन लोगों को सोशल मीडिया का सेंस है वे खुद ब खुद कर लेते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।